प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता जेम्स टोड के पिता का नाम जेम्स टोड, माता का नाम मेरी इटली था। ग्रंथकार जेम्स टोड का जन्म इलिक्स्टन में 20 मार्च सन 1782 को हुआ। इनके पिता जेम्स टोड प्रथम बोनेस के हेनरी टोड व जेनेट मोन्टिएट के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1745 को हुआ। 1780 में उन्हें न्यूयॉर्क में एंड्री तिटली की पुत्री मेरी से विवाह किया। एंड्री तिटली जिस परिवार के सदस्य थे वह मेलस्टन को बरवरी में बस गया था। 7 शताब्दियों के पास उनके पास खूब जमीन जायदाद थी, लेकिन एंड्रियस वे खुद रहोड आइलैंड में चले गए, जहाँ 37 वर्ष की अवस्था में 61 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी मेरी स्यूटन ग्रेंट की बेटी थी और वह गाटिनबेग परिवार के सदस्य कहलाते थे। वह रहोड आइलैंड में सर्वप्रथम बसने वाले व्यक्ति एम्प्रेस टॉलमेज या टॉलमेसी की पौत्री थी। सन 1725 में ये लोग न्यूपोर्ट रहोड आइलैंड में बस गए, लेकिन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स प्रथम के प्रति वफादारी के कारण अमेरिका जाने के लिए बाध्य किया गया। जेम्स टोड के प्रथम ने अपने भाई जॉन के साथ अमेरिका छोड़ दिया। उन्होंने भारत आकर मिर्ज़ापुर में नील की खेती करनी शुरू कर दी। मिर्ज़ापुर उन दिनों आगरा अवध संयुक्त प्रांत में अवस्थित था। जेम्स टोड के चाचा एस हिडली दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सर्विस के अधिकारी थे। इन सभी को भारत में बहुत करीबी संबंध रहा था। सन 1791 में जेम्स टोड द्वितीय 16 वर्ष के थे तब उनके चाचा पैट्रिक हिटली के प्रभाव से उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में कैंडिडेट चुन लिया गया। कलकत्ता पहुंचने पर द्वितीय यूरोपीय रेजिमेंट में उनकी नियुक्ति हो गई। सन 1800 ईस्वी में उन्होंने लेफ्टिनेंट का पद मिला। साथ में 100वीं नेटिव इन्फेंट्री में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1807 में वो इसी पद पर 25वीं नेटिव इन्फेंट्री में नियुक्त हुए। उसी समय दौलत राव सिंधिया को सर आर्थर वेलेस्ली ने अस्साई के युद्ध में पराजित किया। श्रीमान ग्राम एम मर्सर को दौलत राव सिंधिया के दरबार में सरकारी एजेंट नियुक्त किया गया। जेम्स टोड उनके साथ रहने वाली सेना के कमांडर नियुक्त हुए। अपनी पुस्तक में उन्होंने एकाधिक बार ग्राम मर्सर के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है और उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार की सराहना की है। ग्राम एवं मर्सर के माध्यम से ही मराठा एवं राजपूत राजनीति का परिचय प्राप्त हुआ। भौगोलिक तथ्यों की गवेषणा के प्रति उनकी रुचि के कारण उन्होंने मध्य भारत राजपूताना भौगोलिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। सन 1812 से 1817 ईस्वी तक इसी कार्य में संलग्न रहे। इस कार्य में कई स्थानीय लोगों को लगाया, दुर्गम स्थानों पर गए, उन स्थानों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जिनके विषय में वो लोगों को ज्ञान नहीं था। उन्होंने मध्य भारत से लेकर सिंधु घाटी प्रदेश का अध्ययन का विषय बनाया। इसी समय भारत सरकार ने पिंडारियों के दमन कार्य की योजना बना रही थी। पिंडारी किसी एक जाति के लोग नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र लोग लूटमार का काम करते थे। मुगल साम्राज्य का पतन होते ही मुगल सेना के वीर कर्मी सैनिक लूटपाट में लग रखे थे, खासकर वे सैनिक जिन्हें रजवाड़ों में भी नौकरी नहीं मिली थी। सन 1817 में उनके दमन के लिए गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने मार्क्विस ने एक अति शक्तिशाली बेटी सेना का संगठन किया। एक सेना ने उत्तर, दूसरी सेना ने दक्षिण में अपना कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने तेजी से सफलता हासिल हुई। डाकुओं का सफाया होता गया। उस समय राजपूताना के दुर्वस्थाग्रस्त रजवाड़ों पर सिंधिया की हुकूमत थी, उसे डरा दिया गया। होलकर पराजित हुआ। नागपुर के राजा कैद कर लिए गए। मराठा पेशवा की अवस्था भगोड़ों जैसी हो गई। पिंडारों की शक्ति अस्त व्यस्त हो गई। उनके एक नेता अमीर खां का टोड के इतिहास में बहुत विवरण आया है। उसकी सेना के हथियार छीन लिए गए। उसे टॉक का नवाब बना दिया गया, जहां उसके वंशज अब भी शासन करते हैं। इस लड़ाई के दौरान टोड ने अपनी मूल्यवान सेवाएं अर्पित की। युद्ध के प्रारंभ में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के युद्ध केंद्रों का मानचित्र बनाकर प्रदान किया। सेनापतियों ने उनके द्वारा प्रदत्त भौगोलिक ज्ञान का पूरा लाभ उठाया। सन 1813 ईस्वी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया और रेजिमेंट में श्रीमान रिचर्ड स्ट्रेची के साथ रहने वाली सेना का कमांडर बनाया गया। श्रीमान स्ट्रेची ने उन्हें सेकंड असिस्टेंट का पद दिए जाने का अनुमोदन किया। सन 1818 में टोड पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए और सन 1822 में सेवानिवृत्ति होने तक वे इसी पद पर बने रहे। इसी अवधि उन्होंने राजपूताना में जो कार्य किया उन्होंने संपूर्ण वर्णन अपनी प्रस्तुत पुस्तक में संप्राय किया। मराठा और पिंडारियों के लूटपाट के कारण उस समय देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था शोचनीय थी। इस अवस्था के राज को रोकने के लिए राजपूताना के राज्यों में धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत लाया गया। सर्वोच्च सत्ता के साथ उनके संबंधों कई संधियों को निर्धारित किया गया। यह कार्य सुधार, पुनर्निर्माण और समझौते के उद्देश्यों से प्रेरित था।
एवं टॉड ने अपने अत्यंत सक्रियता, विश्वास और सम्मान की भूमिका निभाई। इस कारण उन्हें यहाँ के राजाओं, प्रमुखों और कृषक कर्मियों प्रभु सम्मान दिया गया। टॉड ने भी इन लोगों के अनेक आपसी झगड़े सुलझाए। मेवाड़ के राणा उनकी प्रजा के बीच अनेक झगड़ों को सुलझाने में उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। टॉड को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हस्तक्षेप में संकोच की नीति के कारण ही यहाँ की राजनीति में अव्यवस्था एवं अन्याय का वातावरण छाया हुआ है। यह बहुत आवश्यक था। ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप करे व्यवस्था में सुधार लाए, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की सावधानी की नीति उन्होंने आलोचना की। उस समय जैसी स्थिति थी उसे हस्तक्षेप की नीति अनुमोद शायद ही कोई करे। इतिहासकारों एवं टीकाकारों ने कॉर्नवालिस के हस्तक्षेप की नीति की आलोचना की है। सैन्य अधिकारी एवं कूटनीतिज्ञ जैसे मेल उनके संपादक एस विल्सन, थॉर्टन, सेनापति लॉर्ड लेक, सर जॉन मेलकॉम जैसों ने इस नीति को त्रुटिपूर्ण बताया है। लेकिन गलती तो हो चुकी थी और ब्रिटिश प्रतिष्ठा को जो आघात पहुंचा था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष का समय लगा। वेलेस्ली भारत सरकार को जिस स्थिति में छोड़ गए थे, पुनः उसी स्थिति में के लिए एक लंबे खर्चीले युद्ध की योजना बनानी पड़ी। इस दुर्भाग्यपूर्ण कमजोर नीति को चलाने के लिए कॉर्नवालिस, बोरलो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल चारों को समान रूप से उत्तरदायित्व रहे हैं। और इस बात का स्रोत हमें W.S. सेटन कार द्वारा लिखित दी मार्क्विस कॉर्नवालिस के पृष्ठ 188 में मिलता है। लेकिन इस नीति को स्वयं ब्रिटिश सरकार के आदेश पर परिचालित किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लॉर्ड वेलेस्ली की शक्तिशाली युद्ध उन्मुख विदेश नीति से भयभीत थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसलरिया आतंकी थे और ऐसा कि प्रधानमंत्री पिट ने जल्दीबाजी में यह मत व्यक्त कर दिया कि गवर्नर जनरल ने अविवेकपूर्ण एवं गैर कानूनी ढंग से कार्य किया है। और इस बात का उल्लेख हमने W.S. सेटन कार की दी मार्क्विस कॉर्नवालिस बुक में मिलता है। 4 वर्ष तक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत रहे टॉड हमें ये नहीं बतलाते हैं कि उस समय के दौरान सर्वोच्च सरकार उनके संबंध किस प्रकार के रहे। राजपूत राजाओं का, विशेषकर मेवाड़ एवं मारवाड़ का पक्ष लेने के कारण वे बदनाम थे। औरंगजेब की नीतियों की निंदा करते हुए नहीं थकते थे। ये सौभाग्य की बात है कि राजपूतों में मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी। लगातार राजपूतों का पक्ष लेने के कारण वे सभी की आलोचना का विषय बनते गए। विशप हेबर, जिनकी नैरेटिव और जर्ती थू अर्पर प्रोविस 1861 में बुक्स आई थी, जिसके 54 पृष्ठ में ये उल्लेख मिलता है कि सन 1824 ईस्वी में लिखते हुए स्वीकार किया है कि राजपूताना की संपूर्ण उच्च एवं मध्य वर्ग के लोगों में श्रीमान टॉड के प्रति सम्मान एवं स्नेह का भाव था। लेकिन उनका दुर्भाग्य यह रहा था कि उनके द्वारा देसी राजाओं के निरंतर पक्षपात के कारण कलकत्ते की सरकार को यह संदेह हो गया था कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप सरकार ने उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए उनके साथ दूसरे अधिकारी लगा दिए गए। सरकार के इस व्यवहार से उनका मन आक्रोश से भर गया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब मुझे विश्वास है कि सरकार को यह पता चल गया है कि कर्नल टॉड के प्रति उनका अविश्वास निराधार था। मैंने जिस किसी अधिकारी से बातचीत की वह सभी कर्नल टॉड को संपूर्णतया दोष मुक्त घोषित किया और भारतीय उनके विषय में कितनी श्रेष्ठ धारणा रखते हैं ये बात करते ही मुझे मालूम पड़ गया। बिशप की विधवा ने पति की डायरी में प्रकाशित किया है। बिशप की विधवा ने पति की डायरी में प्रकाशित किया है कि ये जोड़ा था कर्नल टॉड के चरित्र के बारे में यदि जरा सा भी कोई संदेह बाकी बच गया हो तो उनका निराकरण करने के लिए वह अति उत्सुक थी। वह यह बतलाना चाहती थी कि उनका चरित्र सर्वथा दोष रहित था। कर्नल टॉड के द्वारा 40 वर्ष की अल्पावस्था में सरकारी पद से इस्तीफा देने का यथार्थ कारण चाहे कुछ भी रहा हो, प्रत्यक्ष कारण यही बताया गया है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। उन्होंने लगातार 24 वर्षों तक बिना किसी अवकाश के घोर परिश्रम किया है। लंबे समय तक मलेरिया से पीड़ित रहे। एक बार उनके एक नौकर ने उन्हें धतूरे का विष पिला दिया। उनके मावत की गलती से उनके हाथी का होंदा बेगून की किले के दरवाजे से टकरा गया, जिससे वे मरते मरते बचे। भारत से रवाना होने से पहले उनकी लंबी यात्राओं का विवरण ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में दिया गया है। उनकी सेवाओं के लिए कार्यकाल में अथवा अवकाश प्राप्ति के पश्चात भी कभी उन्हें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। मध्य भारत तथा राजपूताना उनकी 17 वर्ष की सरकारी सेवा के दौरान उन्हें सैकड़ों पुरातत्व विषय
एवं ऐतिहासिक सामग्रियों का संकलन किया। अपनी पुस्तक उन सामग्रियों का आंशिक रूप से उपयोग किया। पुरातत्व, नृवंश विज्ञान, लोकप्रिय धर्म, अंधविश्वास तथा इतिहास के में उन्हें गहन रुचि थी। उन्होंने सर डब्ल्यू जोन्स एशियाटिक रिसर्च के अन्य लेखों को गंभीरता से पढ़ा था। यद्यपि वे एक प्रशिक्षित भाषा वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उनके गुरु जैत यति ज्ञान संगर ने महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक खोज के कार्य में ब्राह्मण पंडितों को लगाया, जो शिलालेखों का अनुवाद कर उनके ज्ञान की वृद्धि करते थे। यद्यपि वे ब्राह्मण आधुनिक परिपाटी के अनुसार प्रशिक्षित नहीं थे और लेखक की कृति में कई गलतियां उन ब्राह्मणों की जल्दीबाजी और त्रुटिपूर्ण दिग्दर्शन के कारण आ गई है। भारतवर्ष छोड़ने के पश्चात वो 13 वर्ष तक जीवित रहे। सन 1824 में उन्होंने मेजर का पद मिला। सन 1820 में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया। इंग्लैंड में अधिकांश समय वे अनेक लेखों को व्यवस्थित करने व संकलित करने लगे रही, जिनके कारण आज भी उनको यश जीवित है। दी एनालेस सन 1829 से 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनका ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के साथ उनका निकट संबंध रहा। कुछ समय तक वे उनकी लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत रहे। दी एनालिस में उनका गंभीर विवेचनात्मक ज्ञान दृष्टिकोण होता है। वह उनके सभी अवधि में किए गए शिलालेखों, पांडुलिपियों एवं सिक्कों के गहन अध्ययन का परिणाम है। लेखक के निर्देश पर कैप्टन वॉग एवं स्थानीय कलाकार घासी के द्वारा बनाए गए अनुकृतियों एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व के कार्यों को सोसाइटी की पुस्तक पुनर्व्यवस्थित करके उन्हें सुरक्षित रखा गया है। भारतीय कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए उनका सर्वेक्षण रुचिकर सिद्ध हो सकता है। टॉड अनेक बार महाद्वीप के अन्य भागों के टूर पर गए। वे इस महान सैनिक काउंट बेनोइट डी बोयन से भी मिले, जो सन 1830 में 2 करोड़ फ्रैंक की संपत्ति छोड़कर दिवंगत हुए थे। 16 नवंबर सन 1820 के दिन लेखक ने लंदन में प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर हेनरी क्लटबर्ग की पुत्री जूलिया से विवाह किया। जूलिया के 2 पुत्र एक पुत्री की माता बनी। सन 1835 में लेखक ने रिजेंटस पार्क में एक महान मकान लिया। 1835 लेखक रिजेंटस पार्क में एक मकान लिया, उससे अपने परिवार को सुव्यवस्थित किया। इसी वर्ष 17 नवंबर के दिन लोम्बार्ड स्ट्रीट में वो अपने बैंकर्स मेमर्स रोबोट्स के कार्यालय में आर्थिक संबंध में कुछ बातचीत कर रहे थे कि अचानक उनका निधन हो गया। इसी परिचय के अंत में उनका वंश वृक्ष दिया गया है, जिससे उनके उत्तराधिकारी का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। राजस्थान के इतिहास के इन 2 खंडों में जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को समर्पित किया गया है। इन दोनों पुस्तकों में बहुत सम्मान दिया गया है। एक समकालीन आलोचक ने इस विषय में लिखा कि प्रभुत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करने का श्रेय कर्नल टॉड को ही जाता है। उनकी वर्णनात्मक शैली स्वतंत्र, ऊर्जाशील एवं स्पष्टता से गुणों से भरपूर है। पुस्तक को पढ़ने में पाठक की अनुभूति पाता है। यद्यपि उनकी कई बातें सर्वथा सही नहीं है, कई स्थान पर वे दुर्बोध और औपचारिक प्रतीत होती है, लेकिन अधिकांश स्थान पर उनका विवरण अत्यंत सजीव एवं चित्रात्मक है। लेखक में त्रुटियां आ गई हैं, लेकिन उनका विषय की प्रकृति के साथ स्वाभाविक संबंध है। बहुत सी राजपूत जातियों के अलग अलग इतिहास में एक ही सूत्र में पिरो कर उन्हें निरंतर के साथ सुनाते चलना एक असंभव कार्य था। पाठकों के धैर्य की भी कई बार कठिन परीक्षा हो जाती है जब वो किसी एक जाति के उद्भव को पढ़कर समांतर चलने वाली किसी दूसरी जाति के इतिहास को पढ़ने लगता है, अथवा कई जगहों पर कई जातियों ने अलग अलग स्थानों पर एक ही सूत्र गूंथ है, अथवा कई जगहों पर कई जातियों अलग अलग इतिहास एक सूत्र गूंथ कर सुनाया है। लेकिन संपूर्ण को देखने हुए ये तो कहना पड़ेगा कि कर्नल टॉड के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस विषय में संबंध ऐतिहासिक सामग्री इतनी प्रभुत मात्रा एकत्रित कर फिर उन्हें सार्थक रीति से अपनी पुस्तक में उपयुक्त नहीं कर सकता। कोई भी स्पष्टवादी पाठक इस पुस्तक को पढ़कर लेखक की उपलब्धियों के प्रति गहन श्रद्धा का भाव अनुभव किए बिना नहीं रह सकता। लेखक के प्रति पाठक के हृदय से कृतज्ञता से भर उठता है जब वह देखता है कि लेखक ने अथाह परिश्रम से एक ऐसे विषय को सुबोध एवं महत्वपूर्ण बना दिया जिनके बारे में लोगों को ज्ञान अल्प ही था, जिसे जानने में साधनों का अभाव था।